हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको बीएनएस यूनिट फर्स्ट का अध्ययन करवाया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो ये अपनी बाबेल सीरीज़ है। बाबेल सीरीज़ सेकंड ईयर एलएलबी का बीएनएस यूनिट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ओके, तो इसमें जो बीएनएस अभी जो आया है 2023 में, इसकी जो विशेषताएं हैं वो प्रकट करने के लिए पूछा है इसने। तो बताते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। तो आपको बता दें, जो बीएनएस है उसने बीएनएस ने आईपीसी का स्थान लिया है। ओके, ठीक है, तो इसने स्थान लिया है। ठीक है, और जो है भारतीय दंड संहिता 1860 लगभग 150 वर्षों तक परिवर्तन में रही। मतलब कि जो आईपीसी थी 1860 वो 150 वर्षों तक प्रचलन में रही। ठीक है, मतलब काम में आती रही, इसका मतलब यह है। यह ब्रिटिश सरकार, या यूँ कहें कि मेकाले की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह ब्रिटिश सरकार, मतलब ब्रिटिश सरकार के अंदर एक मेकाले थे। एक व्यक्ति का नाम है मेकाले। मेकाले क्या थे? भारतीय गवर्नर परिषद के कानून मंत्री रहे हैं मेकाले। और मेकाले ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। और जो आईपीसी 1860 वो मेकाले के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, इन्होंने ही इसको शुरू किया था। इसमें समय समय पर अनेक संशोधन भी किए गए हैं। जो आईपीसी 1860 है, इसमें जब स्टार्टिंग बनी थी तो इसमें बहुत सी कमियां थी, जो उनको समय समय पर उनको संशोधन के द्वारा उन कमियों को दूर किया गया है। ठीक है, पिछले 150 वर्षों में परिस्थितियां तेजी से बदली तथा सामाजिक परिवर्तन भी हुए। ठीक है, जो पिछले 150 वर्षों है, इनमें जो पहले की जो परिस्थितियां थी या जो पहले की स्थिति थी, तो उनमें और आज वाले में काफ़ी असमानता है। जो पहले का सामाजिक परिवेश था और जो आज का सामाजिक परिवेश है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, वो बताया गया है। अपराधों की प्रकृति एवं किस्मों में भी बदलाव आया है। ठीक है, जो पहले अपराध कैसे हुआ करते थे और आज अपराध कैसे हो रहे हैं, उनमें भी काफ़ी बदलाव आया है। नए नए अपराध होने लगे हैं आजकल। नए नए अपराध होने लगे, जैसे संगठित अपराध। संगठित अपराध क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी अवैध तरीके से या अवैध तरीके से कोई वैध कार्य किया जाता है, उसको बोलते हैं संगठित अपराध। आतंकवाद किसे बोलते हैं? एक हिंसक और एक जानबूझकर किया गया कार्य जो लोगों को डराने, सरकार को प्रभावित करने या धार्मिक विचारणा को बढ़ाने वाला हो, उसको बोलते हैं आतंकवाद। आतंकवाद से सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे कोई धार्मिक की भावना होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है अवैध तरीके से, उसको बोलते हैं आतंकवाद। अब एक आता है साइबर अपराध। साइबर अपराध क्या होता है? जैसे कि पहले 150 साल पहले या फिर मेघालय के टाइम में साइबर नेट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो आज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, तो आज इंटरनेट के द्वारा आप किसी को भी मेल कर सकते हो। और मेल के द्वारा किसी भी साइबर हैकर्स होते हैं, उनके द्वारा किसी भी लोगों के खाते में से पैसे निकाले जाते हैं। उनकी पर्सनल जानकारियों को लीक कर दिया जाता है। उनको वीडियो कॉलिंग करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये सभी कार्य क्या होते हैं? ऑनलाइन होते हैं। तो इनको साइबर अपराध की श्रेणी में डाला गया है। हमारे शीर्षस्थ न्यायालयों का दृष्टिकोण भी बदला है। जो हमारे शीर्षस्थ न्यायालय कौन कौन से हैं? ये सुप्रीम कोर्ट हो गया अपना सबसे शीर्षस्थ न्यायालय, उसके बाद में आ गए अपने हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो उनका जो दृष्टिकोण है वो भी काफ़ी बदल गया है, क्योंकि जो 150 साल पहले का अलग दृष्टिकोण है,
आज से 20-30 साल का पहले का अलग दृष्टिकोण है और आज अलग दृष्टिकोण है। ठीक है, उसने जारकर्म और अप्राकृतिक अपराध आदि को असंवैधानिक करार दे दिया है। इसमें जो आज के अपने जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट है एक तो, और एक होता है अपना हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जारकर्म और अप्राकृतिक अपराध को असंवैधानिक करार दे दिया है। ऐसे मतलब इनको संविधान के विरुद्ध मान लिया गया है। ठीक है, इनको बोला गया है कि भाई जो जो संविधान के तहत कोई चीज़ अपराध है तो उसकी सज़ा का प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत, लेकिन जो चीज़ संविधान के अंतर्गत नहीं है उसके कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से इनको असंवैधानिक करार दे दिया गया है। अब जारकर्म क्या होते हैं? जारकर्म में भी होता है जो विवाहित व्यक्ति या स्त्री के द्वारा किसी अन्य पर पुरुष के साथ वैवाहिक संबंधों का अवैतनिक उसका क्या बोलते हैं, मतलब कि वैवाहिक व्यक्ति या स्त्री के द्वारा किसी पर पुरुष के साथ अवैध संबंधों को रखना ही जारकर्म कहलाता है। और अप्राकृतिक अपराध क्या कहलाता है? अप्राकृतिक अपराध उसको बोलते हैं जो समलैंगिकता होती है ना, उसको बोलते हैं प्राकृतिक अपराध। जैसे कि पुरुष या महिला या पशु के साथ या नाबालिग या जानवर के साथ सहमति के बिना यौन गतिविधि, वो तो जारकर्म कहलाता है। और सहमति के साथ जो संबंध किए जाते हैं उनको बोलते हैं अप्राकृतिक कृत्य। परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर नई संहिता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मतलब जो 1860 की आईपीसी थी उसमें काफ़ी कमियां थी, काफ़ी अपवाद थे, उन सभी को दूर करने के लिए एक नई संहिता, एक नए संहिता की आवश्यकता पड़ी। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसी की परिणति है। जो भारतीय जो बीएनएस 2023 है वह इन्हीं कमियों को, इन्हीं अपवादों को दूर करने के लिए बनाई गई है। इसे 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया है। मतलब जो बीएनएस 2023 है इसको 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया, जिसके जम्मू कश्मीर भी शामिल है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीय न्याय संहिता अपने आप में अनेक विशेषताओं को समाहित की हुई है। इसका मतलब है कि जो बीएनएस है उसने अपने अंदर काफ़ी विशेषताओं को समाहित किया है, अपने अंदर रखा हुआ है। तो प्रथम विशेषता क्या है इसकी सर्वप्रथम विशेषता इसका नाम परिवर्तन है। ठीक है, पूर्व संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता था, जबकि इस संहिता को भारतीय न्याय संहिता कहा गया है। मतलब जो सबसे पहली विशेषता है इसकी नाम की विशेषता है। इसमें पहले की जो विशेषता थी, पहले का जो नाम था भारतीय दंड संहिता था, उसको परिवर्तन करने के पश्चात आज इसको भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है, जो भी एक विशेषता बताई गई है। ठीक है जी, ओके, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर। अब सेकंड विशेषता क्या है इसकी? इसमें इस संहिता में कुल 20 अध्याय एवं 358 धाराएं हैं। ठीक है, जो बीएनएस है उसमें 20 तो अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और जबकि आईपीसी के अंदर 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थी। ठीक है, उसमें ज़्यादा अध्याय थे और ज़्यादा ही धाराएं थी, जबकि बीएनएस के अंदर 20 अध्याय कर दिए गए और 358 धाराएं कर दी गई है। ठीक है, इसमें संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य एवं लोप को दंडनीय घोषित किया गया है। इसमें क्या है, जो बीएनएस 2023 में है इसके अंदर बताया गया है कि जो संहिता के उपबंध के अंदर जो प्रोविजंस होते हैं उनके प्रतिकूल, यानी उनके खिलाफ, या जो उनके एक्ट या जो भी उनके कार्य हैं, उनके जो भी उनकी धारा दी गई उन धाराओं के खिलाफ कोई कार्य करने पर, उन कार्यों को करने पर या उन कार्य में त्रुटि होने पर उनको दंडनीय घोषित किया गया है, ये बोला गया है इसमें। इसमें अपराध शब्द को विस्तृत अर्थ प्रदान किया गया है। ठीक है, जो अपराध शब्द की जो डेफिनेशन है उसको इसमें पूरी तरह से आपको बताया गया है। ठीक है, इसमें अपराध के अंतर्गत भारत से बाहर किए गए ऐसे हर कार्य को सम्मिलित किया गया है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो पहले का जो आईपीसी था उसके अंदर जो भी अपराध अगर भारत से बाहर किए गए हैं तो उनके ऊपर भारतीय कानून लागू नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के परिवेश में बीएनएस के द्वारा अगर कोई कृत्य भारत के बाहर किया जाता है, कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है और वो भारत की संहिता के अंदर दंडनीय है तो वह अपराध दंडनीय माना जाएगा तथा उसमें उस अपराधी को दंड से दंडित किया जा सकता है।
ठीक है। अब पांचवी विशेषता आती है, इस संहिता में परिभाषाओं का एक नया अध्याय जोड़ा गया है। ठीक है। इसकी धारा 2 में कुल 27 शब्दों की परिभाषाएं दी गई है। ठीक है। जो बीएनएस है इसमें परिभाषाओं डेफिनेशंस के लिए एक अलग अलग अध्याय बना दिया गया है। ठीक है। इसमें धारा 2 में 27 शब्दों की परिभाषाएं डिफाइन की गई है तथा पूर्व संहिता में इन शब्दों को अलग अलग धाराओं में परिभाषित किया गया था। ठीक है। जो पहले की जो आईपीसी थी उनमें इन शब्दों को अलग अलग परिभाषाओं में परिभाषित किया गया था। इस अध्याय को स्पष्टीकरण नाम दिया गया था। ठीक है। जो इसका जो अध्याय था उसको स्पष्टीकरण नाम दिया गया था, जिसमें धारा 6 से 52 के समाहित थी। ठीक है। जिसमें धारा 6 से लेकर 52 के तक समाहित थी। अब आते हैं छठी विशेषता पे। लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया गया है और इसे वह अर्थ दिया गया है जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड ट में है। ठीक है। जो आईपीसी था उसमें दो ही जेंडर थे, एक तो फीमेल और एक था मेल। उसमें ट्रांसजेंडर के नहीं उसमें ट्रांसजेंडर का उल्लेख किया गया था, न ही उसमें ट्रांसजेंडर के अधिकारों का संरक्षण किया गया था। जबकि बीएनएस के अंदर ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया लिया गया है तथा उसको भी मेल और फीमेल के समान अधिकारों और संरक्षण की शक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। ओके। धारा अब आती है 7वां। धारा 4 में दंडों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। जो बीएनएस है उसमें धारा 4 में दंडों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। इसके खंड 6 में सामुदायिक सेवा को भी अंत स्थापित किया गया है। इसके खंड जो बीएनएस 2023 है, इस खंड 6 में सामुदायिक सेवा को भी अंत स्थापित किया गया है। अब आप पूछेंगे सामुदायिक सेवा क्या होती है, तो मैं बताना चाहूँगा जो सेवा समाज या व्यक्ति की बिना आर्थिक पक्ष के मदद की जाती है उसको सामुदायिक सेवा बोला जाता है। जैसे गरीबों को खाना खिलाना, कैदियों को शिक्षा देना, अनाथों को रहने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करना, ये आदि सभी कार्य सामुदायिक सेवा में आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 8वें पे। धारा 5 में मृत्यु दंड आदेश को आजीवन कारावास में लघुकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। जो बीएनएस की धारा 5 है उसमें जो मृत्यु दंड है उसको आजीवन कारावास में परिवर्तन या लघुकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें अपराधी की सहमति को आवश्यक नहीं माना गया है। उसमें अपराधी की सहमति हो या नहीं हो, उसमें जो धारा 5 है उसमें मृत्यु दंड जो फांसी की सजा होती है उसको कन्वर्ट करके आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ठीक है। उसकी व्यवस्था की गई है। दंड आवेदन न हुआ। दंड अवधियों की भिन्नों की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्षीय कारावास के तुल्य समझा जाएगा। ठीक है। जो बीएनएस है उसमें धारा 6 के अकॉर्डिंग जो आजीवन कारावास है उसको 20 वर्ष तक के कारावास के तुल्य समझा जाएगा। ठीक है। अब आती है धारा 10वीं। जहां अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो और जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया जाए, वहां धारा 8 के खंड 5 के अनुसार निम्नांकित अवधि के कारावास का निर्देश दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अब जो 10वीं विशेषता है इस बीएनएस 2023 की, वो ये बताया गया है कि जहां पर अपराधी के द्वारा जुर्माना देने का अपराधी को जुर्माना देने के लिए दंडित किया गया है, लेकिन अगर अपराधी के द्वारा जुर्माना नहीं दिया जाता है तो उस पक्ष में धारा 8 के खंड 5 के अनुसार उनको निम्नांकित अवधि का कारावास का निर्देश दिया जा सकता है। जैसे फर्स्ट में बताया गया है, अगर अपराधी को 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना की दशा में यदि 5,000 रुपये के जुर्माने तक अगर अपराधी 5,000 का जुर्माना न्यायालय में जमा नहीं कराता है तो उसको 2 माह से अनधिक जो 2 महीने से कम की अवधि का कारावास भुगतना पड़ेगा। उसी प्रकार 10,000 रुपये से अनधिक 10,000 रुपये तक के जुर्माने की दशा में 5,000 से ज़्यादा और 10,000 से कम से की दशा में अभियुक्त को 4 माह से कम की अवधि का कारावास भुगतना पड़ेगा। ठीक है। और अन्य दशा में जैसे कि 10,000 से भी ज़्यादा हो
तो उसके अंदर क्या करेंगे, 1 वर्ष से अनधिक की अवधि का कारावास अपराधी को या अभियुक्त को भुगतना पड़ेगा। अब आती 11वीं विशेषता। इस संहिता में निम्नांकित अपराधों को एक ही अध्याय अर्थात अध्याय के अंतर्गत रखा गया है, जबकि यह अपराध पूर्व संहिता में भिन्न भिन्न अध्यायों के अंतर्गत रखे गए थे। जो BNS 2023 है, इसमें अपराधों को एक ही अध्याय के अंतर्गत रखा गया है, जबकि जो IPC 1860 था उसमें अपराधों को अलग अलग अध्यायों में रखा गया था। ठीक है, तो बताया गया है इसमें बताया गया है कि जो दुष्प्रेरण है उसको अध्याय 5 में रखा गया है। अब आप पूछेंगे कि दुष्प्रेरण क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुष्प्रेरण का मतलब है कि किसी को अवैध कार्य में शामिल करना, अवैध कार्य करने के लिए किसी को उकसाना, बहकाना या अपराध में शामिल करना ही दुष्प्रेरण कहलाता है, जो अध्याय 5 में है। फिर आता है आपराधिक षड्यंत्र, जो धारा 5 अध्याय 5 क में दिया गया है। तो आपराधिक षड्यंत्र में क्या आता है कि जे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में अवैध कार्य या तरीके से वैध कार्य करने के लिए जो समझौता किया जाता है उसको आपराधिक षड्यंत्र बोलते हैं। समझ में आ गया? आपराधिक षड्यंत्र का मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अवैध तरीके या अवैध कार्य के द्वारा वैध कार्य किए जाने के समझौतों को आपराधिक षड्यंत्र बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पे आता है प्रयास या प्रयत्न, अध्याय 23 में दिया गया है। तो प्रयास और प्रयत्न क्या होते हैं? जैसे मान लें कि किसी अपराध को कायद करने के लिए प्रयास किया जाता है और एक प्रयत्न किया जाता है, तो वो भी इसी अध्याय में शामिल किया गया है। संहिता की धारा 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों से किए जाने वाले मैथुन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे प्रवंचनापूर्ण साधन क्या होते हैं? इसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट धोखाधड़ी या बेईमानी से किया गया मैथुन को, इंटरकोर्स को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है संहिता की धारा 69 में। ठीक है, अब इसमें जो प्रवंचनापूर्ण साधन कौन कौन से शामिल किए गए हैं उनमें बताते हैं। जैसे नियोजन एंड पदोन्नति, एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन का आश्वासन दिया जाना। जैसे किसी कोई स्त्री महिला है और वह कहीं एम्प्लॉय है किसी ऑफिस के अंदर, तो उसमें उसको रोजगार देने के नाम पर या उसको प्रमोशन देने के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी पूर्व या बेईमानी से इंटरकोर्स करना। उत्प्रेरणा मीन्स क्या होता है? मोटिवेशन करना, उनको उत्तेजित करना, उसको गलत कार्य अवैध कार्य करने के लिए मोटिवेट करना, इसको भी आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। फिर आता है इसमें पहचान छिपाना, जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी या किसी की पहचान छिपाना भी इसके अंतर्गत आता है। विवाह करने का मिथ्या वचन देना, जैसे कि किसी महिला के साथ विवाह करने का वचन कर उसके साथ अवैध तरीके से या गलत तरीके से इंटरकोर्स करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय में विवाह का मिथ्या वचन या आश्वासन देकर स्त्रियों के साथ मैथुन के मामलों में न्यायालयों के समक्ष जाने लगे हैं। ठीक है, जिनके बारे में न्यायालय द्वारा समय समय पर अपना मत अभिव्यक्त किया जाता रहा है। इसमें बताया गया है कि पिछले कुछ समय में महिलाओं के साथ विवाह के नाम पर विवाह करने का मिथ्या वचन के नाम पर उनके पास उनको आश्वासन देकर उनके साथ मैथुन किया जाता है। ठीक है, तो न्यायालय के द्वारा समय समय पर उनको अभिव्यक्त किया गया है। जैसे इस संबंध में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नौशाद AIR 2014 SC 384 का एक उद्धरणीय मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियोक्त्री को यह आश्वासन देते हुए उसके साथ लैंगिक संभोग करता है कि वह उससे विवाह कर लेगा, अभियुक्ति गर्भवती हो जाती है और अभियुक्त विवाह करने से इनकार कर देता है, तो इसे अभियोक्त्री की स्वतंत्र सम्मति नहीं माना जाएगा और अभियुक्त दंड का भोगी रहेगा।
ठीक है। तो इस संबंध में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नौशाद का एक उदाहरणीय मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री के साथ विवाह विवाह करने का आश्वासन देते हुए लैंगिक संभोग किया गया। ठीक है, विवाह करने के नाम पर। ठीक है, फिर जो अभियुक्त्री है, जो पीड़िता है, वह प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई तथा अभियुक्त ने उससे शादी करने को इनकार कर दिया, तो न्यायालय के द्वारा उस अभियुक्त्री की स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाएगी तथा अभियुक्त को दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और मामला अनुराग सोनी बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ AIR 2019 SC 1857 का है। इसमें अभियुक्त ने अभियोक्त्री को विवाह का आश्वासन देते हुए उसके साथ कई बार मैथुन किया। अभियोक्त्री ने विवाह के आश्वासन पर मैथुन का विरोध नहीं किया। न्यायालय ने इसे दंडनीय अपराध माना, क्योंकि इसमें अभियोक्त्री की सम्मति भ्रम व भ्रांति के अधीन थी। ठीक है, इसी प्रकार का मामला है अनुराग सोनी बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का, जिसमें अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री को विवाह का आश्वासन देते हुए उसके साथ कई बार मैथुन किया गया। ठीक है, मैथुन किया गया। इस मैथुन विवाह के आश्वासन के आधार पर ही अभियोक्त्री ने अभियुक्त को मैथुन करने से इनकार भी नहीं किया गया। ठीक है, तो न्यायालय के द्वारा अभियोक्त्री को भ्रांति व भ्रम के अधीन माना गया तथा अभियुक्त को दंड से दंडित किया गया। अब यह विवादास्पद स्थिति समाप्त हो गई है। यह इस संहिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अब आते हैं 13वीं विशेषता पे। इस संहिता में बलात्संग के अपराध से पीड़ित व्यक्ति पीड़िता की पहचान प्रकट करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। पहचान प्रकटन में मुद्रण एवं प्रकाशन दोनों सम्मिलित है। अब इसकी जो BNS 2023 की 13वीं विशेषता यह है कि इसमें जो भी बलात्कार से कारित महिला है या बलात्कार से पीड़ित महिला है, उस महिला की पहचान को प्रकट करने को दंडनीय माना गया है, चाहे वह प्रिंटिंग हो या पब्लिकेशन हो, दोनों प्रकार से वो अपराध में सम्मिलित की गई है। ठीक है, आप किसी भी बलात्कार से पीड़ित महिला की पहचान को उजागर नहीं कर सकते हो, अगर उजागर करते हो तो आपको दंड से दंडित किया जाएगा। अब आती है 14वीं विशेषता। इस संहिता के अध्याय 5 में यौन संबंधी अपराधों में अप्राकृतिक अपराध को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, जो BNS के अध्याय 5 में यौन संबंधी अपराधों में अप्राकृतिक अपराध आता है। अप्राकृतिक अपराध कौन कौन से होते हैं? जैसे समलैंगिक जो संबंध होते हैं, जैसे कि समलैंगिक होता है, एक होता है महिला पुरुष या पशु के साथ सहमति से संबंध बनाना आदि को इसमें अप्राकृतिक मैथुन माना गया है। ठीक है, जैसे अप्राकृतिक मैथुन मुख्य रूप से कौन है? गुदा मैथुन आ गया, एक मुख्य मैथुन आ गया, जीव जंतु के साथ मैथुन आदि अपराध आते हैं जो अप्राकृतिक अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा उनको BNS में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अप्राकृतिक अपराध से संबंधित धारा 377 को नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 SC 4321 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध व असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें उनको समलैंगिकता को मान्यता प्रदान कर दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस संहिता में जारकर्म अडल्ट्री को भी स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, अडल्ट्री क्या होती है? विवाहित पुरुष या महिला के द्वारा पर पुरुष के साथ अवैध तरीके से संबंध बनाना, उसको जारकर्म बोला जाता है। ठीक है, उसको भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जारकर्म से संबंधित धारा 497 को जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 SC 4898 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। 16वीं विशेषता है स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित अपराधों को धारा 73 से 78 तक में स्थान दिया गया है। अब स्त्री की लज्जा भंग क्या होती है? जैसे कि मान लो किसी स्त्री की लज्जा भंग कर दी, जैसे कि उसके कपड़े जैसे दो स्त्रियां आपस में लड़ाई करते हैं तो उसका मान लो उसकी लुगड़ी उतर गई, उसकी साड़ी उतर गई, या फिर उसका कपड़े पे किसी ने हाथ डाला,
या फिर उसकी कपड़ों के बारे में किसी ने उसको कहा, उसको इंसल्ट करा, उस चीज़ को बोला जाता है कि भाई स्त्री लज्जा भंग। ठीक है, तो धारा 33 से 78 तक में स्थान दिया गया है। अब आती है सत्र विशेषता। धारा 74 में लैंगिक उत्पीड़न की वही परिभाषा दी गई है जो विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई है। अब आप पूछेंगे लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, तो लैंगिक उत्पीड़न को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट। अब सेक्सुअल हरेसमेंट में क्या होता है, जिसमें सहमति के बिना किसी को स्पर्श करना, यौन संबंध की मांग करना, उसकी गरिमा का उल्लंघन करना, उसको अपमानित महसूस करवाना या फिर किसी महिला पर यौन टिप्पणी करना, इसमें लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में शामिल किया गया है। ओके, 18 विशेषता आती है, नई संहिता में आत्महत्या के प्रयत्न को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, बीएनएस में जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है उसको स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, संहिता की धारा 109, 110, 111 में क्रमशः निम्नांकित नए अपराधों को स्थान दिया गया है। ठीक है, संहिता में 109, 110, 111 में नए अपराधों को स्थान दिया गया है। वो अपराध कौन कौन से हैं? संगठित अपराध। संगठित अपराध क्या होते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी अवैध कार्य को करने का समझौता, उसको बोलते हैं संगठित अपराध। छोटे अपराध एवं सामान्य संगठित अपराध, तथा ये छोटे अपराध भी वही आता है, उसमें दो व्यक्तियों से कम के हो जाते हैं छोटे अपराध। ठीक है, आतंकवादी कार्य। आतंकवादी कार्य क्या होते हैं? जो किसी देश की या फिर किसी एक हिंसक और जानबूझकर क्रिया जो लोगों को डराने या सरकार को प्रभावित करने का कार्य करती है, फिर धार्मिक विचारता उद्देश्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, उसको बोलते हैं आतंकवादी कार्य। अब आती है 20वीं विशेषता। संगठित अपराधों में निम्नांकित को सम्मिलित किया गया है। अब जो संगठित अपराध हैं उनमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है वो इसमें डिफाइन की गई है। जैसे कि आती है हिंसा। हिंसा क्या होती है? जैसे मारपीट करना, हिंसा करना, मारपीट करना। ठीक है, हिंसा, डराना। हिंसा की धमकी यानी मारने की, किसी को धमकी देना, उसको बोलते हैं हिंसा की धमकी। फिर आती है अभित्रास। अभित्रास क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटिमिडिएशन। इंटिमिडिएशन मतलब क्या होता है? डराना या धमकाना, मतलब किसी को धमकी देना, किसी को डराना, उसको बोलते हैं अभित्रास। उत्पीड़न क्या होता है? उत्पीड़न वही होता है, हरेसमेंट होता है। हरेसमेंट आपको पता है, जैसे कि किसी को हरेसमेंट शारीरिक, मौखिक, लिखित रूप से किसी को भी अपमानित करना, उसको बोलते हैं हरेसमेंट। ठीक है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आपको पता है, किसी की मतलब जो सरकारी कार्यालयों के द्वारा किसी के कार्य को करवाने, किसी भी अवैध कार्य करवाने के लिए कोई रिश्वत दी जाती है, उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। व्यपहरण क्या होता है? व्यपहरण मतलब किडनैपिंग, जिसमें किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, उसके बदले फिरौती की मांगी जाती है, उसको बोलते हैं व्यपहरण। डकैती क्या होता है? डकैती जो पिछले ज़माने में डाकुओं के द्वारा डकैती की जाती थी, मारपीट करके पैसा, सोना चांदी लूटा जाता था, उसको बोलते हैं डकैती। यान चोरी क्या होती है? यान चोरी क्या होते हैं? जैसे कि अपने मान लो अपने घर के बाहर कोई स्कूटी खड़ी है, कार खड़ी है, ट्रक खड़ा है, उसको किसी व्यक्ति के द्वारा चुरा के लेके जाना, उसको बोलते हैं यान चोरी। अब उद्धापन क्या होता है? उद्धापन होता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब क्या होता है? उद्धापन क्या होता है? जबरदस्ती किसी के पास पैसे वसूल करना, उसको बोलते हैं उद्धापन। उद्धापन आपने जैसे मूवी में देखा होगा, जैसे हफ्ता वसूली करते हैं, वो जबरदस्ती मारपीट करते हैं, तो हफ्ता वसूली एज एग्जाम्पल है। हफ्ता वसूली को ही उद्धापन बोला जाता है, उसी को इंग्लिश में एक्सटॉर्शन बोला जाता है। ठीक है, भूमि हथियाना, जैसे कि माफिया गैंग होती है, माफिया होते हैं, माफिया वो क्या भूमि पे कब्जा करके रखते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं भूमि हथियाना। किसी की अवैध तरीके से किसी की भूमि पे कब्जा करना, उसको बोलते हैं भूमि हथियाना। संविदा भंग क्या होती है? जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे किसी ने किसी के पास पैसा लिया है, किसी ने किसी पर ज़मीन गिरवी रखी है, तो वो उसको पैसे चुका दिए, उसको ज़मीन वो वापस नहीं दे रहा है, या फिर उसने बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है, संविदा को भंग कर दिया है, उसको संविदा भंग बोलते हैं। आर्थिक अपराध क्या होते हैं? जैसे किसी के बैंक लूट लिया, किसी का पैसे चुरा लिए, उसको बोलते हैं आर्थिक अपराध। ठीक है, साइबर अपराध क्या होते हैं? जैसे कि ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को किसी से धमकाना, किसी को पैसे मांगना, किसी के इलीगल तरीके से किसी की जानकारी लीक कर देना, किसी के पैसे उस अकाउंट से खाली कर देना, उन सबको साइबर अपराध की श्रेणी में डाला गया है। हथियारों का दुर्व्यापार क्या कहलाता है? मतलब कि इलीगल तरीके से हथियारों को बेचना, उनको हथियारों का सप्लाई करना, उसको बोलते हैं हथियारों का दुर्व्यापार। वेश्यावृत्ति होती है, वेश्यावृत्ति भी अपराध की श्रेणी में आती है, जिसमें वेश्यावृत्ति के जो धंधे चलते हैं उन सभी को भी वेश्यावृत्ति जानते हैं आप लोग। फिरौती क्या बोलते हैं? फिरौती यानी किसी चीज़ के बदले किसी फिर पैसे की डिमांड करना, ये आदि सभी
कार्य संगठन कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नई संहिता की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले कुछ समय से भूमाफिया, सुपारी लेकर हत्या, जिसको संविदा भंग बोलते हैं अपन, साइबर अपराध आदि में निरंतर अभिवृद्धि हो रही है। इसी दृष्टि रखते हुए नई संहिता में इन अपराधों को शामिल किया गया है। संहिता की धारा 115 के खंड 4 में किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति को उनके मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास आदि के आधार पर उपहति कार्य करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है। मतलब किसी भी संहिता के बीएनएस की धारा 115 के अनुसार खंड 4 में किसी भी व्यक्ति को मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप उसको हर्ट नहीं कर सकते, उसको चोट नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। उन्हें पहुंचाओगे तो आप उसके दंड के भागी रहेंगे। 22 विशेषता क्या है? नई संहिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता राजद्रोह के अपराध की धारा 124 कै को संहिता से बाहर कर दिया गया है। मतलब कि जो आईपीसी में जो राजद्रोह था उसको हटा दिया गया है बीएनएस के अंदर। वो बहुत काफ़ी लंबे समय चला आ रहा था, जो उसको स्थान नहीं दिया गया है। राजद्रोह के स्थान पर नई संहिता की धारा 150 बीएनएस 150 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है। आईपीसी में तो राजद्रोह था, लेकिन बीएनएस के अंदर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अगर कोई खतरे में डालता है तो उसके खिलाफ है राजद्रोह चलाया जाएगा। ठीक है। संहिता की धारा 302 में झपटमारी के आधार अपराध के बारे में उपबंध किया गया है। तो झपटमारी क्या होती है? उसको बोलते हैं स्नैचिंग, छीनना। जैसे जो चेन छीन लेते हैं, जैसे बाइक पे जाते हैं, किसी की चेन छीन लिया, किसी की अंगूठी छीन ली, किसी के ईयर रिंग छीन लिए, किसी का बैग छीन लिया, उसको संहिता की धारा 302 में झपटमारी बोला गया है। उसको संहिता में शामिल किया गया है। शेष अपराध अध्यायों में वर्णित अपराधों के मामूली परिवर्तन एवं उपअंतरणों के साथ यथावत रखा गया है। जो शेष अध्याय हैं आईपीसी के, उनमें कुछ मामूली परिवर्तन करके तथा और उनको एज इट इज ऐसे के ऐसे ही बीएनएस में पदस्थापित, बीएनएस में ही उनको लिखा गया है, फिर उनको सम्मिलित कर दिया गया है। कुल मिलाकर भारतीय न्याय संहिता पूर्णतया नए परिवेश में हमारे सामने है। ठीक है। एक नया कानून बना के भारतीय सरकार ने हमारे सामने पेश कर दिया है। इसका सार क्या है? यह कहा जा सकता है कि इस संहिता को समय अनुकूल या यूँ कहें कि देश काल परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है। इसका सार क्या निकला? इसका सार यह निकला कि भारत सरकार के द्वारा इस संहिता को समय अनुकूल कह सकते हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुरूप इसको बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बीएनएस की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।